नमस्कार, मैं हूं विपिन। आप देख रहे हैं न्यूजीरा। भारत में जब भी किसी महान शहर की बात होती है तो कुछ नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने आ जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। लेकिन एक ऐसा शहर भी है जिसने कभी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया था, जिसे यूनानी यात्रियों ने देखा, जिसका उल्लेख चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य खड़ा किया, जहां आचार्य चाणक्य ने शासन और अर्थनीति की नई दिशा दी, और जहां से सम्राट अशोक ने युद्ध नहीं बल्कि शांति का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वह शहर था पाटलिपुत्र। आज उसी ऐतिहासिक नाम के साथ एक नया सपना जोड़ा जा रहा है। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप, एक ऐसा प्रस्तावित शहरी विकास मॉडल जो आने वाले वर्षों में पटना महानगरीय क्षेत्र के विस्तार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। लेकिन इस सपने के साथ कई सवाल भी जुड़े हुए हैं। क्या यह परियोजना बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी? क्या इससे उद्योग आएंगे? क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा, या क्या इसकी सबसे बड़ी कीमत किसान चुकाएंगे? यही समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप है क्या। कल्पना कीजिए, आज से 20 साल बाद का बिहार, जहां चौड़ी सड़कें, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, आईटी पार्क, विश्वस्तरीय अस्पताल, आधुनिक विश्वविद्यालय, हरित क्षेत्र, साइकिल ट्रैक और सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनियां। सरकार का विजन कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। उद्देश्य है अनियोजित शहर विस्तार की बजाय योजनाबद्ध तरीके से नए शहरी क्षेत्र विकसित करना। ऐसे शहर जहां पहले से सड़क, सीवरेज, जल निकासी, बिजली, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं की योजना तैयार हो और उसके बाद विकास आगे बढ़े। यानी पहले प्लान फिर निर्माण। लेकिन इतने बड़े सपने के लिए इतनी ही बड़ी जमीन की आवश्यकता भी होगी। यहीं से शुरू होती है इस पूरी बहस की असली कहानी। लगभग 81,000 एकड़। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें कई छोटे छोटे कस्बे समा सकते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में खेती होती है, गांव है, लोगों की जिंदगी है और पीढ़ियों की मेहनत जुड़ी हुई है। इसलिए यह परियोजना केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं है, यह सामाजिक, आर्थिक और मानवीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अब सवाल उठता है, यदि इतनी बड़ी परियोजना बनेगी तो जमीन कैसे आएगी? क्या सरकार सीधे अधिग्रहण करेगी या कोई दूसरा मॉडल अपनाया जाएगा? यही सामने आता है लैंड पूलिंग मॉडल, और इसी मॉडल के साथ जुड़ा है 55 और 45 का प्रस्तावित फार्मूला। यह क्या है? सरकार इसे क्यों बेहतर मानती है? किसानों की आपत्तियां क्या है? और क्या वास्तव में यह मॉडल विकास और खेती के बीच संतुलन बना सकता है? इन्हीं सवालों के साथ हम इस विशेष रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। किसी भी बड़े विकास मॉडल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह पूरा प्रोजेक्ट है क्या। क्योंकि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, राजनीतिक भाषणों में और गांव के चौपालों तक हर जगह इसकी अलग अलग कहानी सुनाई जा रही है। कोई कहता है यह बिहार का नया नोएडा बनने जा रहा है, कोई कहता है यह किसानों की जमीन छीनने की तैयारी है। तो आखिर सच क्या है? चलिए सबसे पहले तथ्यों से शुरुआत करते हैं। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप आखिर है क्या? सरकार की परिकल्पना के अनुसार पटना महानगरीय क्षेत्र के भविष्य को देखते हुए एक योजनाबद्ध शहरी विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई। पटना की आबादी लगातार बढ़ रही है, शहर का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन बिना योजना के फैसला शहर भविष्य में ट्रैफिक, जल भराव, प्रदूषण, अवैध कॉलोनियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे समस्याएं पैदा कर सकता है। यही कारण है कि सरकार अब ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर रही है जहां पहले से पूरा मास्टर प्लान तैयार हो और उसके बाद विकास किया जाए। यानी पहले सड़क फिर प्लॉट, पहले सीवर फिर मकान, पहले बिजली फिर आबादी। यही किसी आधुनिक शहर की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है,
क्या इतना बड़ा शहर सिर्फ सड़क और मकान बना देने से बच जाएगा? जवाब है नहीं। किसी भी शहर को शहर बनाने के लिए सिर्फ इमारतें काफी नहीं होती। जरूरत होती है रोजगार की, उद्योगों की, कॉर्पोरेट कार्यालय की, अस्पतालों की, विश्वविद्यालयों की और सबसे बढ़कर उन लोगों की जो वहां रहना चाहे। यही कारण है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं सबसे चर्चित संख्या की, 81,000 एकड़। जब यह संख्या पहली बार सामने आई तो लोगों के मन में पहला सवाल यही उठा, इतनी जमीन आखिर क्यों? क्या सचमुच इतने बड़े क्षेत्र की जरूरत है? इस सवाल का जवाब सरकार और शहरी योजनाकार अलग अलग तरीके से देते हैं। उनका कहना है, यदि भविष्य की आबादी उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्र, हरित क्षेत्र, परिवहन नेटवर्क और सार्वजनिक सुविधाओं को एक साथ विकसित करना है तो शुरुआत से पर्याप्त भूमि की योजना बनानी पड़ती है। यानी आज जो जमीन बड़ी लग रही है वह आने वाले 25 से 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित की गई है। लेकिन यहीं से किसान की चिंता भी शुरू होती है, क्योंकि यह वही जमीन है जिस पर आज खेती होती है। यही खेत हमारे परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है। यही खेत उनकी पहचान है। यही खेत उनके बच्चों की पढ़ाई, शादी और पूरे परिवार के भविष्य का आधार है। इसीलिए जब विकास की बात होती है तो किसान सिर्फ जमीन नहीं देखते, वे अपना भविष्य देखते हैं। यहीं से सामने आता है 45 और 55 मॉडल। सरकार का कहना है यह पारंपरिक भूमि अधिग्रहण नहीं है, यह लैंड पूलिंग का मॉडल है। यानी किसान अपनी जमीन विकास योजना में शामिल करेगा। विकास कार्य पूरा होने के बाद उसे विकसित भूमि का हिस्सा वापस मिलेगा। यहीं से शुरू होती है इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बहस, 55% वापस क्यों, 45% किस आधार पर? क्या यह अनुपात सही है? क्या इससे बदलाव संभव है? और क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही मॉडल अपनाया गया है? इन सभी सवालों का जवाब अब अगले अध्याय में खोजेंगे, क्योंकि अब समय है बिहार के मॉडल की तुलना देश के दूसरे शहरी विकास मॉडलों से करने का। क्या बिहार सचमुच नया नोएडा बन सकता है या दोनों की तुलना ही गलत है? कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम पर इस अध्याय के दूसरे भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।